चारों बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको है ना ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाई नेशनल डेवलपमेंट। पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कंपेयर 3 sectors on the basis of employment. What is double coincidence of ones? 4 ये चैप्टर है और लगभग जितने भी क्वेश्चन हुए ये यहां से इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज जैसे 10th क्लास की बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ठीक है, और 12th के भी। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा, हर सब्जेक्ट, जैसे आपकी एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, थर्ड है ज्योग्राफी और फोर्थ है सिविक्स। चारों बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको है ना ज्यादा फोकस करना है, ताकि जो आपके जब बोर्ड एग्जाम हो आप इजीली इनको सोल्व कर सको और अच्छे मार्क्स सिक्योर करो। हर चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम देखेंगे। आज इस बुक को लेंगे भाई, इकोनॉमिक्स वाली को। इसका जो सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, सबको पता है। साथ में भाई एक नोटबुक लेके बैठ जाओ और है ना उसमें नोट करते रहना। क्वेश्चन मैं लिखवाता रहूंगा और साथ साथ में आपको करना क्या, उनको लिख लेना है। और चाहे बुक से या अपने क्लास नोट से या कोई आपके पास और भी कोई हेल्प बुक हो, इन क्वेश्चंस का जवाब जरूर याद रखना है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है। और ये आप ध्यान रखो कि भाई इसमें से ना ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या है। ये लिखते रहना भाई साथ में, इनके मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा अभी, आंसर आपके पास होने चाहिए इनके, व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आंसर भी देने लगा तो फिर काफी लंबा समय लग जाएगा। शुरुआत में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही चैप्टर से, अगर हम इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 करें, डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जब चैप्टर शुरू करा था, इस चैप्टर की वीडियो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, इसको प्रूव करना है, प्रूव द स्टेटमेंट। ध्यान है इसका आंसर भाई, जिसने क्लास देखी है उसको इसका आंसर जरूर पता होगा कि भाई हाँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है ना वो इनफ है, उसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखा है तो हर चीज का जवाब इसी में है जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये है, हाउ टू कंपेयर, लिख लो साथ में, या फिर एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई नेशनल डेवलपमेंट।
राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हो? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है। इन सब के जवाब अगर क्लास देखोगे, वीडियो देख रखी होगी, तो हर बच्चे को जिसने भी ये देखी है वो उसको इसका जवाब आता है कि भाई जो राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है। फोर्थ है हाउ या ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हम विभिन्न देशों के विकास के आधार पर, किन बेसिस के आधार पर उनके विकास की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है ये सारी चीजें कि भाई अगर दो देशों का विकास कंपेयर करना है तो किस किस को हम बेस लेंगे। देखो इनकम की बात करी थी, एवरेज इनकम की बात करी थी। ठीक है, तो वही इसमें लिख देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज एवरेज इनकम, औसत आय क्या होती है, क्वेश्चन है ये। और व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ एवरेज इनकम एज ए इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, एज ए इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। एवरेज इनकम क्या होती है, और अगर हम एवरेज इनकम को विकास के एक इंडिकेटर के रूप में यूज करें तो उसकी क्या कमियां हैं, डिटेल में बता रखा है। सिंपल सा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, वाई वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज। देखो पब्लिक फैसिलिटीज वे होती हैं जो हमें सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके बारे में भी पढ़ा था भाई क्लास में कि जो सरकार के द्वारा फैसिलिटी दी जाएंगी ना वो होती है पब्लिक फैसिलिटी, और इनकी क्या जरूरत है उसमें एक दो एग्जाम्पल पढ़ा था कि मान के चलो आप बिहार के किसी गांव में हो और आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं, आर्थिक रूप से भी आप सक्षम हो, बट उसके बावजूद भी आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाओगे? क्यों? क्योंकि अच्छी शिक्षा वहां आसपास सराउंडिंग में ही नहीं है। जब तक पब्लिक फैसिलिटी नहीं होगी ना, जब तक गवर्नमेंट ऐसी सुविधाएं नहीं देगी, तो सिर्फ आप अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट से काम नहीं चला सकते। अगर आप बिहार के किसी गांव में बैठे हो, ठीक ठाक पैसे हैं और इलाज के लिए आपको जाना है, अगर सराउंडिंग में पब्लिक फैसिलिटी नहीं है ना, तो आपको वो एरिया छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब तक हर व्यक्ति को अच्छी क्वालिटी की पब्लिक फैसिलिटी नहीं मिलती, तब तक डेवलपमेंट या रियल डेवलपमेंट एक बेईमानी है। ठीक है, ध्यान है भाई, ये सारी चीजें बताई थी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें था, अभी बता देता हूं, इनकम एंड अदर। देखो एक और लिख लो भी छोटा सा,
व्हाट डू यू मीन बाई पर कैपिटा इनकम? क्या ये लिखवा लिया मैंने पहले? हाँ लिखवा लिया, कहाँ है बताओ? एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। क्लियर है? ये सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिफाइन डिफरेंट indicators of development other than income and why we need them? देखो, हमें इनकम के अलावा और कौन से इंडिकेटर चाहिए हैं डेवलपमेंट के लिए? तो ग्राफ बनाए थे, हरियाणा, केरल और बिहार का कंपैरिजन किया था। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, बट अगर एजुकेशन का लेवल देखा जाए, अगर हेल्थ का लेवल देखा जाए, वो केरला में सबसे अच्छा था। तो सिर्फ इनकम एक रियल इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट का, उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन या कुछ अन्य इंडिकेटर भी है। उनकी जरूरत इसलिए है भाई, अगर रियल डेवलपमेंट को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इनकम से नहीं पता चलेगा। क्लियर है? तो इस कारण हमें डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिकेटर हैं डेवलपमेंट के, उनको देखना है। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट, HDR। HDR का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड इट्स इंडिकेटर्स। भाई HDR क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स का यूज होगा? ध्यान दो, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान ने ग्राफ बना के समझा था कि भाई HDR क्या होती है, कौन सी संस्था इसको जारी करती है, इसमें कौन कौन से इंडिकेटरों का प्रयोग करके हम डेवलपमेंट को मापते हैं। ठीक है, लगभग लगभग ऐसा मान के चलना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI एंड यूजेस ऑफ BMI। BMI का मतलब पता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या है और इसका प्रयोग क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर ध्यान रखना है। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैसे निकाला जाता है और इसका क्या यूज है? ठीक है, ध्यान दोगे इस पे? सिंपल सा सारे के सारे करवा रखे, आप क्लास देखो तो हर क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने हैं। और इसमें अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें हम, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड हाउ वी कैन अचीव इट? ध्यान दो भाई, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बताई थी कि भाई वो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है आज भी विकास हो रहा है, कल भी होता रहेगा, आगे भी हमेशा विकास का होना होता है सस्टेनेबिलिटी। इसमें दो बात करी थी भाई, रिसोर्स दो प्रकार के हैं। ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वे होते हैं जो अपने आप को दोबारा से पैदा कर लेते हैं, उनका हमें ओवर यूज नहीं करना है। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो एक बार अगर यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं कर सकते उनका, उनके लिए हमें अल्टरनेटिव दूसरे रिसोर्स ढूंढने हैं। ये बताया था कि भाई सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस तक पहुंचा जा सकता है, उसके तरीके। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, हर क्वेश्चन जो इसमें आया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करो कहीं से भी, अपनी नोटबुक से, NCERT बुक से, क्लास नोट से, जहां भी आपको
सुटेबल लगे वहां से। इसमें यही इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन या इकोनॉमी लगाओ, ये तो किसी भी इकोनॉमी की बात हो, भारतीय की क्या, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। स्पेशली जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंडिया का लेना है इस चैप्टर में, ठीक है। इसका अगर पहला क्वेश्चन बात करें हम, पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख देना। गिव या एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 3 सेक्टर है, सबको पता है, क्लास में अच्छे से बताया गया है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। देखो अगर ये बड़ा क्वेश्चन आया तो हमें क्या लिखना है, अगर ये 2 नंबर में आता है तो 3 के नाम लिख दो और एक एक एग्जांपल दे दो। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आया मान के चलो, तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, उसको उसको डिफाइन करना है। फिर इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स से प्रोडक्शन होता है। फिर इसके एग्जाम्पल, भाई एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, साथ में बागवानी, ये सारी चीजें बताई थी ना, माइनिंग एक्टिविटी, सब का सब इसमें शामिल है। दूसरा जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर, या जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है उसको इसमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज करा जाता है, ठीक है। और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कस्टमर के यूज का होगा। इसके एग्जाम्पल देखने हैं, क्लियर है। फिर तीसरा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बताया था कि ये कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करता, ये अन्य 2 सेक्टर्स की प्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। और इसमें कुछ पर्सनल सर्विसेज की भी बात करी थी, पूरा का पूरा बताया गया था अभी। अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, ऑल 3 सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, प्रूव। ध्यान है ये कि जो तीनों सेक्टर हैं वो एक दूसरे पर हाईली इंटरडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से निर्भर है, इसको प्रूव करना है। देखो ध्यान करो, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी पे, अगर प्राइमरी का जो किसान है फसल देने को मना कर दे तो सेकेंडरी करेगा क्या, अगर तो प्राइमरी पे डिपेंड होगा। अगर सेकेंडरी वाला उसकी फसल खरीदने को इनकार कर दे तो फसल उगा के क्या करेगा। इस प्रकार से देखा था कि भाई हर तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर हाईली इंटरडिपेंडेंट है, इनके बीच में ऐसा कुछ है भाई 1 2 3, ये इस पे डिपेंड है, 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 ये इस पे भी डिपेंड है और ये इस पे भी डिपेंड है। क्लियर है, ऐसा कुछ रिलेशन है भाई तीनों से, ये होता है इंटरडिपेंडेंसी। पहला दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, तीसरा दूसरे पे भी, पहले पे भी, ठीक है। तो ध्यान रख लोगे इस चीज को, ऑल 3 सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फिर है कंपेयर 3 सेक्टर्स, इसके 2 बेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। भाई कंपैरिजन के 2 बेस थे ना,
ये डिस्कस करा था तीनों ही सेक्टर्स को जब हम कंपेयर करने चलेंगे, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इनको कंपेयर करना है। कंपैरिजन के हमेशा दो बेस होंगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट, भाई किस में कितने रोजगार है, दूसरा किसका कितना प्रोडक्शन है। करवाया था। अगर देखो बार बार मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, ये सारे डिटेल में बता रखे हैं क्लासेस में। अगर अभी समझने में दिक्कत आ रही है, अभी ऐसा लग रहा है यहाँ इसका आंसर कहां से मिलेगा, तो पिछली क्लास जाके देख लो, सारा का सारा ये डिटेल में लिख रखा है। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन। उसके बाद है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन हिस्टोरिकल चेंज occurred in the sectors of economy। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, एक बात एक्सप्लेन करी गई थी कि हमेशा जो भी जीरो से डेवलपमेंट तक पहुंचता है ना देश, गरीब है और वो डेवलप्ड है फिर विकसित होगा, उसकी एक सीरीज होगी हमेशा। क्या सबसे पहले उसमें प्राइमरी सेक्टर सबसे वैल्यू का होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरे नंबर पे होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सबसे कम होगा सर्विस सेक्टर। फिर क्या होगा, धीरे धीरे इसका रोल कम होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले पे आ जाएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। उसके बाद क्या होगा, ये यहां पे पहुंच जाएगा, सर्विस सेक्टर पहले पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकंड पे और एग्रीकल्चर सेक्टर थर्ड पे। ये होता है प्रोसेस डेवलपमेंट का किसी भी देश में, ये बताया था। पर भारत के केस में क्या रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले पे, दूसरे पे इंडस्ट्रियल, तीसरे पे सर्विस, शुरुआत दौर था ये। बट हम यहां से यहां नहीं गए, हम यहां से यहां गए सीधे। सबसे पहले पे होगा हमारा सर्विस सेक्टर, दूसरे पे ये यहां पे ही रहा इंडस्ट्रियल, तीसरे पे एग्रीकल्चर आएगा। तो प्रोसेस ये था, भारत में ये हुआ है, यही हिस्टोरिकल चेंज है, क्लास में डिटेल में बता रखा है बस। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, छिपी हुई बेरोजगारी, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, किस फील्ड में है और किसे ये बोला जाता है, क्या है ये छिपी हुई बेरोजगारी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख ले, हाउ वी कैन क्रिएट, या हाउ वी हो या गवर्नमेंट हो, कैन क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। ठीक है, किस प्रकार सरकार या सरकार ऐसा क्या करे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो। 4-5 पॉइंट है, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और संगठित क्षेत्र, इसको हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो भाई, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। देखो संगठित क्षेत्र का मतलब है जॉब सिक्योरिटी, फिक्स सैलरी, भाई बीमारी की लीव प्रॉपर तरीके से। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी दुकानदार के पास काम करते हो तो फिक्स होगी उस वहां पे आपकी जॉब, नहीं, 1 महीना रख के हटा देगा।
आप किसी अच्छी रेपुटेड कंपनी में काम करते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जैसे आप मारुति कंपनी में काम करते हो, वहां पे ऐसा लगेगा हाँ यहाँ फिक्स है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंपॉर्टेंट लिख देना भाई, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यहां से हमें पता चला जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं समस्या में है। एक और है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जिसका मालिक कोई एक आदमी है, इंडिविजुअल है, या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है जिसका मालिक है सरकार। तो इनमें क्या फर्क है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखोगे, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हमने देखा था भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई पेड लीव है, ना सैलरी फिक्स है, ना कुछ उसमें टीए डीए कुछ नहीं है। तो इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, सरकार ऐसा क्या करे कि भाई ये भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ये भी पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर है। सिंपल से क्वेश्चन है, नोट से करो, क्लास से करो, कहीं से भी करो, जो भी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में आज हम उस सारे को देख रहे हैं, सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर पे आओ। थर्ड चैप्टर का क्या नाम है बताओ? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी चैप्टर 3 है ये, मनी एंड क्रेडिट। इसमें लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज मनी। जो छोटे क्वेश्चन है ना, कोशिश है भाई मैं सारे के सारे लिखवाऊं। व्हाट इज मनी। दूसरा, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। सिंपल है सारे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बार्टर सिस्टम होगा, ठीक है। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, चाहतों का दोहरा संयोग हिंदी में है, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम से ही जुड़ा है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, दिख रहा है ना सिंपल सा, व्हाट इज मनी, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल है। एक और यहां से ही बन जाएगा, डिफाइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद एग्जांपल्स। विद एग्जाम बताओ, एक दो एग्जांपल बताओ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। एक तो मनी होगा, मनी के अलावा चेक। चेक के बारे में भी है ना सिलेक्शन में, तो चेक भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो या तो पूछा जा सकता है व्हाई मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या ये पूछा जा सकता है डिफाइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद एग्जांपल। ठीक है, व्हाट आर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी।
देखो मनी क्या क्या होता है, पैसे, सिक्के, नोट, कागज के, चेक। चेक भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है भाई, सिंपल सी बात है, इसी को बताना है। और जब चेक बार बार हो रहा है तो भाई उसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन चेक। चेक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई। चेक, चेक देखा ना, चेक लिख के जाते हैं बैंक में और कुछ पैसे निकलवा देते हैं। तो एक कागज का टुकड़ा है जो बैंक को आदेश देता है कि भाई जो ये चेक तुम्हें पकड़ा रहा है उसको पैसे देने हैं। कहां से दोगे, जिस इस चेक पे, जिसके नाम ये चेक है, जिसने लिखा है, जिसके अकाउंट से ये इशू हुआ है, अकाउंट नंबर से, उसके अकाउंट से पैसे निकाल के उसको दे दे जो ये इसको लेकर आया है। ठीक है, डिफाइन चेक। फिर है अगर 8, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शंस, या फिर डिफरेंट फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके नाम से भी आ सकता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शंस, बैंक के काम बताओ। बैंक का काम क्या, लोन देना ही तो है। या फिर लोन एक्टिविटी लिख रखा हो, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, सेम जवाब है, इसी को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या करता है ये बताना। ठीक है, क्वेश्चन है डिफाइन क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है एंड व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, जिसमें कोलेट्रल वगैरह था, कागजी कार्रवाई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम पीरियड था, सारी चीजें हो रखी हैं भाई आपकी। अब भी नहीं करोगे तो मैं क्या बताऊं, बताओ। एक अलग से पूछा जा सकता है, डिफाइन, एक नंबर में पूछ ले भाई, कोलेट्रल। कोलेट्रल होता क्या है, बार बार कोलेट्रल बोल रहे हो, तो ये कोलेट्रल होता क्या है। ये डबल एल है, मतलब COLLATERAL। तो कोलेट्रल को डिफाइन करो, ये होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं इसी चैप्टर से। ऐसा लगेगा कि भाई सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन है 11th। देखो, सोर्स ऑफ क्रेडिट, व्हाट आर द सोर्स ऑफ क्रेडिट लिख लेना। ठीक है, इसमें इसको ऐसे भी आ सकता है, और एक्सप्लेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के फॉर्मल सोर्स बताओ और इनफॉर्मल सोर्स बताओ, ये बताना है। ठीक है, सिंपल है। कोई ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई इसमें ये है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। कई ग्राफ है, सिंपल सिंपल है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं, एक बार ग्राफों को देख लेना। और लास्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव, या फिर व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड व्हाट आर
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो दो जिक्र है इसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसमें से एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, दूसरा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये बनती है, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सिंपल है चैप्टर है भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन है। एंड इस ग्लोबलाइजेशन ही लगाओ इस चैप्टर को बस। देखो आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा पार्ट है इस चैप्टर का, बट उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन अलग से करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इनेबलिंग। इनेबलिंग का मतलब होता है जो ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। सिलेबस में तो इतना ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्योंकि चैप्टर में सिलेबस इतना ही है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन से फैक्टर हैं जो इसको इनेबलिंग करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लो, सम अदर क्वेश्चंस। एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, इसकी डेफिनेशन, एमएनसी क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, तो एमएनसी के बारे में बताना है, और साथ में भाई एक और इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, सिंपल से है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, व्हाट इज एमएनसी। हाँ, सिलेबस ये है और इंपॉर्टेंट भी ये है। अगर इसको हम साथ में इसके साथ भी कर लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा काम करना। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो इसी में से है, फेयर ग्लोबलाइजेशन। इसको क्लास में मैं बताऊंगा क्या होता है ये। हाउ वी कैन डिवाइड द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फेयरली। देखो जब आप पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसका फायदा सबको बराबर नहीं हुआ। अमीर देशों को ज्यादा फायदा, भारत जैसे देश को कंपैरेटिवली कम फायदा, और जो ज्यादा गरीब उनको और ज्यादा कम फायदा। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, किस चीज का जवाब है ये, और कैसे हम ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको फेयर तरीके से डिवाइड कर सकते हैं देशों के बीच में। ये है, दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी। तो आज के लिए जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें 4 ये चैप्टर हैं, और लगभग जितने भी क्वेश्चन हुए ये यहां से इंपॉर्टेंट है। इनका आंसर ढूंढ लो जैसे भी ढूंढना है। यहां वीडियो क्लासेस देखो, स्कूल से पढ़ो, बुक से पढ़ो, हेल्प बुक से पढ़ो, दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ये थे, और उम्मीद है कि भाई आपको सेशन अच्छा लगा होगा, हाँ काम की चीजें लगी होंगी। अगर है तो एक कमेंट या लाइक करके बताओ कि भाई हाँ अच्छी थी और हमें इसका बेनिफिट हुआ है। सारी चीजें जो भी अभी तक वीडियो जिसकी डाली नहीं गई है वो भी डालनी है, तो इकोनॉमिक्स हम सारी करेंगे, ऐसी बात नहीं है।
और एग्जाम तक कम से कम 1-2 सब्जेक्ट, क्योंकि अभी शुरुआत करी है तो 1-2 सब्जेक्ट तो मैं कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा स्पीड से क्लास को देखें और रिवाइज कर लें। और जो बच्चे अभी नेक्स्ट ईयर मतलब अभी 10th क्लास में होंगे वो अपना डिटेल देखें आराम से। ठीक है, थैंक यू, बाय।